एवरीवन, दिस इज फेज इक्विलिब्रियम असाइनमेंट। आप पहले अपने आंसर्स मैच कर लो, उसका सॉल्यूशन देखना। और जिसने असाइनमेंट सॉल्व नहीं किया है डायरेक्टली अगर आप देख रहे हो वीडियो सॉल्यूशन तो फिर बहुत ही गलत बात है कि सीखने को नहीं मिलेगा ऐसे करके। पहले बार खुद से सॉल्व कर लो फिर मैच कर लेना अपने आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम दिस व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फेजेस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली। देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें ना, जो टाइप हुआ है अभी, अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या सॉलिड अलग अलग फेज होते हैं ना। तो ऐसे हमारे पास दो फेज होंगे, लिक्विड अलग फेज है, गैस अलग फेज है, तो हमारे पास होना चाहिए फेजेस 4 होने चाहिए। और 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, एक्चुअली एक गलत टाइप हुआ है। ये बेसिकली गैस है। यहाँ पे जो वाटर है ये भी गैसियस स्टेट में है। अब हमारे पास फेजेस कितने हो जाएंगे, दो सॉलिड अलग अलग है और ये गैस तो दोनों एक ही काउंट होंगी, है ना। तो हमारे पास फेजेस कितने हैं 3। ये एक अलग फेज है, ये अलग फेज है, ये दोनों सेम फेजेस है। ठीक है, तो फेज हो गया हमारे पास 3। कॉम्पोनेंट्स कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स -1 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। सो फेज भी 3 और कॉम्पोनेंट भी 3 है। ठीक है, तो पहले बचा हुआ कॉम्पोनेंट यानी 3 होना चाहिए। तो 3 हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं भी निकालोगे तो भी डायरेक्ट लगा सकते हो वाला ऑप्शन, फिर भी निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू C - P + 2 होता है ना। तो हमारे पास 3 - 3 + 2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। नोट पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे करें नोट करेक्ट उसको पहले लिख लिया करो कि नोट पूछा हुआ है, वरना क्या होता है हम पढ़ तो लेते हैं नोट करेक्ट, बट हमारे माइंड में क्या चलता है, हम ना करेक्ट ही ढूंढते हैं, फिर भी गलत मार्क करके आते हैं हमेशा। द फेज डायग्राम ऑफ अ सब्सटेंस shows the regions of pressure and temperature at which the various phases are kinetically stable। यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फेज डायग्राम होते हैं वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दिखाते हैं। फेज डायग्राम्स जो होते हैं क्या दिखाते हैं हमारे पास, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो पहले तो गलत हो गया, हमें गलत ही पूछा हुआ है हमसे, है ना। तो ध्यान रखना है फेज डायग्राम्स जो है वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दिखाते हैं। तो ऑप्शन 1 तो अपना गलत हो गया ही, है ना। तो हमारे पास नोट करेक्ट ही पूछा है, 1 तो पक्का है। जिसमें 1 नहीं है उसको हटा दो, ये या तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा जिसमें 1 ओनली है, या फिर ऑप्शन सी होगा जिसमें 1 and 3 है। तो अभी ना वैसे हम देख चुके हैं कि हमारे पास सेकंड तो करेक्ट ही होगा पक्का। द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द प्रेशर इज 1 bar स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, तो ठीक है। थर्ड देखते हैं, द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट्स आर नेग्लिजिबली डिफरेंट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। तो बिल्कुल सही है ये वाला पॉइंट कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट जाएगा। हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि हमारे पास फेज डायग्राम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। Question number 3, what will be the number of phases, components and degrees of freedom respectively at the azeotropic mixture of water and ethanol at 10 atmosphere। अपना प्रेशर यहाँ पे मेंशन कर दिया, मतलब क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, है ना। प्रेशर हो गया कांस्टेंट, यानी कि जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, सो C - P + 2 में लगाते हैं। एक चीज़ को कांस्टेंट कर दिया गया है प्रेशर, तो क्या करेंगे -1 करेंगे, क्या हो गया, रिड्यूस्ड फेज रूल हमने लगाया। ठीक है, इसी वजह से हमने, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया है तो हमने -1 कर दिया यहाँ पर। अब ना ये देखते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चाहो तो अपने नोट्स में इसको नोट कर सकते हो। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, है ना। तो जब भी आपके पास कोई एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। तो जब भी कोई एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा उसमें क्या होता है, हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर की जो कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज की वो सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो वेरिएबल्स है कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन। इन्होंने प्रेशर खुद से दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट है, 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और कॉम्पोजिशन वैसे कांस्टेंट होती है किसके, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स में, यानी एक और माइनस होगा फिर इसमें से। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया C - P + 2 यानी कि C - P। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, C - P इस वाले केस में। ठीक है, फॉर्मूला बन गया C - P। अब ना देखते क्या पूछा हुआ है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फेजेस वो भी निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास वाटर और इथेनॉल है, ठीक है, आपस में उनको हमने मिक्स कर दिया। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मतलब जब भी आपके पास होगा एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो वहाँ पे लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा वेपर के साथ में। ठीक है, और इन दोनों की कॉम्पोजिशन सेम होती है। अब लिक्विड में क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, वाटर है और इथेनॉल है, वाटर प्लस इथेनॉल। ऐसे ही हमारे पास वेपर में क्या है, वो यहाँ पे भी वही है, वाटर वेपर्स होंगे, इथेनॉल के वेपर्स होंगे, वाटर प्लस इथेनॉल वेपर्स, है ना, ये है हमारे पास। ओके, तो क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट्स कितने हैं, कॉम्पोनेंट तो 2 ही है, वाटर और इथेनॉल, है ना, वाटर एंड इथेनॉल।
और फेजेस कितने, फेजेस हो गए तो एक लिक्विड एक वेपर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0, ठीक है। तो ऑप्शन कितना हो गया अपने पास, 2 2 0 कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सॉलिड कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू फॉर्म द गैसियस ऑक्साइड CO एंड CO2। इन्होंने दिया हुआ सॉलिड कार्बन, मतलब कार्बन है वो सॉलिड स्टेट में है, तो वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो गैस होती है ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और क्या मिला हमें, गैसियस CO एंड CO2, CO2, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को वेरिएंस भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को वेरिएंस भी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को वेरिएंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या पूछा हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है। ये बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के बाद इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो आता है C - P + 2, है ना। कंपोनेंट्स कितने, 1 2 3 4, सो 4 - 1 = 3, कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास 3, ठीक है। फेजेस कितने हैं, 3 तो गैस है, 1 सॉलिड है, तो फेजेस कितने हो गए, 2, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 - 2 + 2 यानी कि 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी। अब ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि फोर्थ का ऑप्शन डी तो मैम आपने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट की तो बात हो रही थी, तो कैटलिस्ट को इंक्लूड क्यों नहीं करा गया। तो आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट का रिएक्शन में कोई काम नहीं है, कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड बढ़ा रहा है उसकी रिएक्शन की, मतलब ये काम कर सकता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं, उसमें कैटलिस्ट हेल्प करता है कि मतलब फ्रंट वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका भी रेट कांस्टेंट, और जो बैकवर्ड वाली रिएक्शन है उसका भी रेट कांस्टेंट, वो दोनों को सेम स्पीड से इंक्रीज करते हैं। तो मतलब वो इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टैब्लिश करने में हेल्प जरूर करता है, बट बाकी सारे रिएक्शन में कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको हमने इंक्लूड नहीं करा है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो, कैटलिस्ट को काउंट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। अब वो करेक्ट बतानी है, ठीक है। For a one component system, the maximum number of phases that can exist in equilibrium is 3। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे लगता है अपने पास वाटर और CO2 कैसे बनता था, तो मैक्सिमम यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे 3 फेजेस इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, बिल्कुल सही है वाला पॉइंट। तो अ सिस्टम कैन हैव नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन 2 जो है तो इनकरेक्ट है, जिसमें 2 को हटा दो, यानी ऑप्शन डी तो हट गया, तो फर्स्ट जो है वो सही है। तो हमारे पास ऑप्शन सी भी नहीं होगी, फर्स्ट तो आना ही चाहिए ना। ऑप्शन ए में 1 और 3 यहाँ पे 1 ओनली है, 3 को देखते हैं हमें। The number of phases in a system does not depend on the amount of various substances present in equilibrium, बिल्कुल सही बात है। हमें फर्क नहीं पड़ता चाहे वो एक ड्रॉप भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी कंसंट्रेशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और उसका होना इंपॉर्टेंट, तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन 3 जो है वो भी करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 6, व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस। ओके कैसे देखेंगे, ये तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया वापस से। इस वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो 4 है, एक इक्विलिब्रियम तो आ गया 3, तो पहले इसमें 3 है वो देखो, बाकी ये बी और डी तो कैंसिल हो गया है ना। अब देखते हैं क्या हमारे पास नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले फेजेस निकालते हैं। फेजेस कितने, 2 सॉलिड्स है अपने पास, 2 फेज हो गए, और तीसरा वाला ये वाला फेज हो गया, तो फेज हो गए 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, C - P + 2 यानी कि 2 आ गया, 2 कौन सा अपने पास, ऑप्शन ए, तो 6 का ऑप्शन ए। For a pure substance, the triple point in a phase diagram has 0 degree of freedom, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा लगता है ना, ट्रिपल पॉइंट पे 3 एग्जिस्ट करेंगे। C - P + 2 होता है, कंपोनेंट कितना 1, फेजेस कितने 3 + 2 यानी कि 0 आ गया है ना। तो हमें वैसे पता है ट्रिपल पॉइंट पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 फेजेस, द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट इज। देखो हमने लिखा है सल्फर में ना 3 तो हमारे पास स्टेबल ट्रिपल पॉइंट होते हैं, 3 स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स प्लस 1 मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, 1 मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट, टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 4। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इन्होंने क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा है स्टेबल बताने हैं मेटास्टेबल, तो हम टोटल करके बता देंगे दोनों काउंट करके, ठीक है। अगर बोला होता है कि स्टेबल ट्रिपल पॉइंट्स के लिए तो मिलते 3, मेटास्टेबल तो 1, नहीं पूछा, नहीं बताया कौन सा बताना, तो हम सारे मिला के बता देंगे 4। द फेज डायग्राम, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही, पे एक स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले हमें इसका यूटेक्टिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। द फेज डायग्राम ऑफ NaCl वाटर इज ऑफ सिंपल यूटेक्टिक टाइप,
The eutectic composition is 23.3 weight% NaCl and it freezes at -21.1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ना हम ना पहले काम करते हैं, पहले बनाते हैं ये अपना डायग्राम। ठीक है, हमने एक काम करा, यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, क्योंकि NaCl का और वाटर का है ना ये। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 100% NaCl है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर क्या है इस वाले लाइन पे पूरा अपना 100% वाटर है ना। तो बात देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक कॉम्पोजिशन है वो कितना 23.3 weight% NaCl। यहाँ पे कॉम्पोजिशन होगी ना हमारे पास, अभी है कॉम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रिक पे ना 23.3 weight% NaCl है, कितना 23.3। आपको तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आता तो यहाँ पे बीच में होता 50 होगा, 50%। यहाँ पे कितना NaCl 50%, वाटर भी 50%। इस तरफ आते हैं, यहाँ पे कितना होगा 25% NaCl, यहाँ कितना दिया 23.3, यानी कि कुछ यहाँ पर लाई करा होगा 23.3। ठीक है, और वो कितने फ्रीज कर रहा है -21.1 पे। हमें नहीं पता कि NaCl कितने में फ्रीज करता है और वाटर कितने पे करता है, तो हमें नहीं पता, बट इन्होंने ये बोला जो इलेक्ट्रिक अपने पास है वो -21 पे करा है। मान लो हमने ये वाला टेम्परेचर लिया कि -21.1 होगा, हमने अपने आप से ले लिया हमने, ठीक है, -21.1 होगा सपोज। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या है इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर यूटेक्टिक का। तो यहाँ पर यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है अपना यूटेक्टिक। तो अब ये बोल रहे हैं अगर मैं डायग्राम बनाना हो मान लो, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो सब कुछ भी जो भी होगा, हमें नहीं पता कितना है, बट हमने ऐसे बना लिया ऐसे। अब मेरी बात ये है क्योंकि हमारे पास ये वाटर के पास लाई कर रहा है ना, ये अगर वाटर के पास लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ऐसे तो आपको इसको नीचे दिखाना है। ठीक है, बनाना ही तो ऐसे नीचे दिखाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, द फेज इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 weight% NaCl। सबसे पहले तो देखो कि 10 weight% कहाँ पर होगा, लाई कहाँ पे करेगा। NaCl सिर्फ 10% है, यानी यहाँ कुछ होगा, है ना। यहाँ पे 90% वाटर होगा, 10% NaCl, यहाँ पे बात हो रही है। और टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे -21.1 तो इसके ऊपर ही होगा 20, तो है ना, -20 यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि मान लो हमने इसको 0 ले लिया। अब बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, -1 2 3 10 15 20 21 ऐसे होगा ना, तो -20 यहाँ पर आ गया। इसके सामने मूव करो यहाँ पर, और कितना है यहाँ पर, यानी हम यहाँ पहुँच गए। इस वाले पॉइंट पे कौन से वाले फेजेस प्रेजेंट हैं, तो ये तो हमारे पास वाटर है प्योर वाला, है ना। तो यहाँ पे तो क्या होगा सॉलिड प्रेजेंट होगा। जो ये क्या होता है हमारे पास, ये जो भी हमारे पास मान लो यहाँ पे ए होता है, क्या बोलते हैं सॉलिड ए होता है, और सामने क्या होता है उसका लिक्विड होता है प्रेजेंट, है ना। सॉलिड ए मतलब क्या, सॉलिड वाटर यानी कि आइस प्लस लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा NaCl, और लिक्विड में क्या होगा NaCl और वाटर साथ में, है ना, ये होगा। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, आइस प्लस NaCl सोल्यूशन। ठीक है, आइस प्लस NaCl सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये 9 का क्वेश्चन नंबर ए। अगर आपने ये सॉल्व कर भी लिया फर्स्ट टाइम पे, तो भी इसका इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो, ताकि जब भी आप फेज इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को वापस से देख लेना, अभी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे काइंड ऑफ। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, 10th और 11th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी स्टार लगा लेना एक। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम। इन्होंने बोला हुआ है मिथाइल इथाइल ईथर ए एंड डाइबोरेन बी फॉर्म अ कंपाउंड विच मेल्ट्स कॉन्ग्रुएंटली एट 133 केल्विन। मतलब ये ए और बी मिलके कोई कंपाउंड बनाते, मान लिया हमने कि ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलके मान लिया हमने ए बी बना रहे हैं, पर ये मेल्ट करता है कितने में 133 केल्विन पे। अब जो सिस्टम है इसमें ना दो यूटेक्टिक्स होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। एक है 25 मोल% बी पे और टेम्परेचर कितना है 123 केल्विन, और दूसरा किस पे 90 मोल% बी पे और टेम्परेचर है 104 केल्विन। और ये भी बोला हुआ है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना प्योर ए और बी का, वो दे रखा है आपको। पहले बनाते, क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले बनाते कि बनेगा कैसे। तो हमें ना पहले बनाना है ये फेज डायग्राम इस तरह से। हमने मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ पर है बी। ठीक है, तो बात ये है कि जो ए है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ए का है हमारे पास 131, ए का हमारे पास कितना है 131। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, सपोज 131 ये होगा। यहाँ पे टेम्परेचर होता है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन होते हैं नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पे कॉम्पोजिशन है तो टेम्परेचर हमने मार्क कर लिया यहाँ पे कि ये 131 केल्विन की बात हो रही है। और ये किसका है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ए का। मतलब इसके नीचे सॉलिड ए है, इसके ऊपर क्या होगा मेल्ट कर जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हो गया। चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, लिखना यहाँ पर, क्योंकि नीचे तरफ क्या, नीचे तरफ सॉलिड है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ क्या लिक्विड है। और हमारे पास दिया हुआ कि जो बी है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट है 1110। तो ये 130 तो 1110 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारे पास मान लिया हमने 1110 केल्विन टेम्परेचर है। अब रीड करते हैं क्या था, ये बोल रहे कि इन्होंने क्या बनाया है, एक कंपाउंड बनाया है ए बी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 133। ठीक है, हमने मान लिया कि ए बी बनाया होगा, तो हमने ले लिया कि यहाँ पे 133 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मान लिया कि यहाँ पे 133 मान लेते हैं, है ना।
ये किसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है हमारे कंपाउंड AB का, ठीक है, कंपाउंड AB का। इतना ठीक है, ओके। अब ना आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप है ना, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। द सिस्टम एग्जिबिट्स 2 यूटेक्टिक्स 1 at 25 मोल % B, ओके 25 ना, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 होगा अगर सेंटर में ले तो, यहाँ पे कुछ यहाँ मतलब यहाँ पे 100 75 यहाँ पर, यहाँ पे 50 यहाँ पे 25, तो यहाँ कहीं की बात हो रही है ना, 25% होगा यहाँ पे भी, 25% भी होगा यहाँ पर। और टेम्परेचर कितना 123 केल्विन, ये 130 मान लो 123 कहीं ये 110 हो गया अपना, ये अपना 110 चल रहा है और ये 131, तो 126 के बीच में कहीं लगा दो मैं, यहाँ मान लो कि 123 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी लाइन ड्रॉ करो, 25% यहाँ पर क्या है, ये यूटेक्टिक है, तो मतलब ये ऐसे बनेगा, 133 भी क्या था, फिर इसका टेम्परेचर मतलब यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड वाला यूटेक्टिक कहाँ पर है, 90 मोल % भी, ये 100 है तो यहाँ पे 90 कहीं यहाँ कहीं लाया करेगा, तो 90 और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 104, यानी इससे नीचे कहीं पे मान लो यहाँ पे 104 है सपोज, और यहाँ पर यानी इस वाले पॉइंट पे क्या यूटेक्टिक है, तो आपका ये वाला पॉइंट जो है यूटेक्टिक है, ठीक है। तो मिला दो इसको इससे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब बन गया अपना, ये रेडी हो गया यूटेक्टिक डायग्राम। अब देखते हैं क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है द फेजेस एट 55 मोल % B, पहले देखते हैं 55 कहाँ होगा, 55 मोल मान लो ये 50 है ना, तो 55 यहाँ कहीं होगा, 55 है ना, तो 55 हमने ले लिया, 55 मोल %, टेम्परेचर है 108, ये कितना टेम्परेचर था, ये था अपने पास 123, अभी क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर चाहिए 108 और ये 104 है, तो 108 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है ना, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, नहीं लिखना मैंने गलत ले लिया, इन्होंने बोला B कितना है, B है 55, तो ये 50 अगर है यहाँ पे तो कितना, एक सेकंड, यहाँ पर 100 है, 90 होगा यहाँ पर, तो 100 90 80 70 ऐसे करके तो 55 तो इस तरफ लाई करेगा ना यहाँ पे, तो 55 यहाँ पर कहीं होगा, 55%, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दिया 108, ये 104 की लाइन है, 108 से ऊपर कहीं लाई करेगा, मान लो यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है। ये पूछे कि इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो हमें ये पता है यहाँ पे AB है, यहाँ पे सॉलिड AB होगा एक, तो सॉलिड AB होगा, साथ में क्या होगा, साथ में हमारे पास लिक्विड होगा, तो देखो सॉलिड AB एंड ए लिक्विड फेस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड AB एंड लिक्विड फेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इसे समझ में आ गया, तो आपको ध्यान से जो भी दिया हुआ है उसको पहले बनाना है, ड्रॉ करना है, उसके बाद आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है, द मिक्सचर एट 25 मोल % B and 124 Kelvin is cooled slowly, slowly लिखो इसको, is cooled slowly to 114 Kelvin. The resulting phases are, इन्होंने बोला मिक्सचर है 25 मोल % B और टेम्परेचर है 124, एक सेकेंड, 25 मोल % मतलब यहाँ पे 25 मोल % B है और टेम्परेचर है 124, टेम्परेचर है 124, यानी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ पे 124 मतलब यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, है ना, इस वाले पॉइंट पे कहीं लाई कर रहा होगा, 25 और ये वाला, इसको कूल किया गया है कौन सा टेम्परेचर तक, 114 टेम्परेचर तक, 114 मतलब ये हमारे पास 110 है, 114 यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना। इस वाले पॉइंट पे कौन सा फेज प्रेजेंट होगा, तुम्हें पता है ना, यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड A मतलब सॉलिड A प्लस सॉलिड AB प्लस सॉलिड AB, ठीक है। तो फिर देखते हैं सॉलिड A एंड सॉलिड AB यानी ऑप्शन A, 11th का ऑप्शन A। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फॉर अ वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन कोएग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इज, कितने होते थे, 3, है ना। वाटर में देखो, CO2 में देखो 3 होते थे मैक्सिमम। 12th का ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 13, द फेज डायग्राम ऑफ CO2 एंड H2O डिफर इन दैट द स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज पॉजिटिव फॉर द फॉर्मर, मतलब पहले वाला कौन सा है, CO2, मतलब CO2 के लिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वाली पॉजिटिव होती है स्लोप और H2O के लिए नेगेटिव होती है, लेटर मतलब H2O की बात हो रही है, जो पहले लिखा हुआ है फॉर्मर, जो बाद लिखा हुआ है लेटर, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव है, तो ऑप्शन A ही करेक्ट होगा। ध्यान इधर सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड वेपर हो रखा है ना, तो सॉलिड वेपर नहीं हमारे पास कैसे बनता है,
वाटर कैसे बनता है ना, ये होता है सॉलिड, ये होता है लिक्विड, ये होता है गैस। तो ये वाली स्टोरी सॉलिड लिक्विड की है। तो आपको ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड की जो स्लोप होती है CO2 के केस में पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है वाटर के केस में। ये वाला क्वेश्चन है घुमा फिरा के बहुत अलग अलग लैंग्वेज में से पूछा जाता है, ध्यान रखना है, गलत नहीं करके आना इसको। The number of degree of freedom for a system consisting of NaCl solid, Na plus aqueous and NaCl minus aqueous at equilibrium। इसको एकदम ध्यान से देखना है। NaCl solid है, इक्विलिब्रियम में है Na plus aqueous plus Cl minus aqueous के साथ में। उनका नाम डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट कितने हैं हमारे पास, इस क्वेश्चन में ध्यान से सॉल्व करना एकदम। कंपोनेंट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे 4 -1, एक इक्विलिब्रियम कितना होगा 3। क्वेश्चन ये है कि 4 कहाँ से आया मैम, ये तो 3 दिख रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एक्वस मतलब ये पानी में है तो वाटर भी तो होगा, है ना, तो वाटर भी तो होगा। तो अगर वाटर है तो हमारे पास ना होगा वाटर Na plus Cl minus, तो NaCl 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, एक इक्विलिब्रियम तो माइनस कर दिया हमने, ठीक है, इतना हो गया। आंसर कितना आएगा हमारे पास। लेकिन एक और चीज़ है, इक्विलिब्रियम भी है और साथ में आयंस भी है, तो आयंस भी माइनस करो, आंसर आ गया 2। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो वाटर अलग से लिखा है, वो एक्वस लिखा हुआ है, तो हमें वाटर को लेना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए 4, अब इक्विलिब्रियम के लिए माइनस किया हमने 1 और फिर आयंस के लिए माइनस कर दिया, कितना हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए 2। बात करते हैं फेजेस की, ये सॉलिड है, बाकी सारा एक मतलब हमारे पास लिक्विड होगा, तो हमारे पास कितने फेजेस हैं 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी C - T + 2 यानी कि 2। तो सारे आंसर कितने हैं 2 2 2 आ रहा है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी 2। 14th का ऑप्शन ए। द ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर इज, किसी पे डिपेंड नहीं करता, यूनिक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आता है, हमें पता है 0.0058 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें 4.58 मिलीमीटर Hg लिखा था मैंने, है ना। और जो मिलीमीटर Hg होता है वही इक्वल होता है किसके, टोर के, दोनों सेम ही है ये, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो किसमें, केल्विन में, कैसे करोगे +273 कर दो, +273.15 करते हैं वैसे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज, देखा कौन से ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM यानी कि जो नॉर्मल अपना टेम्परेचर होता है उस पर सॉलिड और वेपर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो अगर आप बात करोगे ना CO2 की, सॉलिड CO2 की, यहाँ सॉलिड और वेपर ही इक्विलिब्रियम में है, तो इसको बोला जाता है सॉलिड CO2। An aqueous mixed solution of NaCl and HCl is exactly neutralized by an aqueous NaOH solution। तो कोई सोल्यूशन था इसमें क्या हमारे पास, NaCl प्रेजेंट था और HCl था, उसमें जैसे ही डाला गया NaOH उसने उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कैसे क्या होगा न्यूट्रलाइज, HCl प्लस NaOH क्या होता है, HCl प्लस NaOH यानी कि एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस बेस है, ये क्या बनेगा, वो सॉल्ट प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर बना देगा ये, है ना। तो उसने कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी ना तो हमारे पास अभी NaOH बचा हुआ है ना ही HCl बचा हुआ है, पूरा न्यूट्रलाइज होकर NaCl बन चुका है। इन्होंने पूछा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द फाइनल मिक्सचर, तो न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ NaCl और वाटर ना, तो कंपोनेंट्स कितने होंगे 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं, तो 2 ही होंगे हमारे पास। 18th का डी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द लोएस्ट प्रेशर एट विच द लिक्विड फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इज नोन एज, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली वो होता है जिसपे गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। अब मैं सिर्फ प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो मान लो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर जो है वो इतना है, सपोज यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो वेपर बन जाएगा, सॉरी जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वो लिक्विफाई हो जाएगी गैस। मान लो ये वाला प्रेशर हमने मान लिया, सपोज करो x ATM है, इससे ज़्यादा प्रेशर जैसे ही हुआ गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, तो इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अगर इससे कम प्रेशर का तो वो लिक्विड बन जाएगा, समझ पा रहे हो। कि हमारे पास ये क्रिटिकल प्रेशर जिसमें ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, अगर प्रेशर इससे ज़्यादा किया तो हमारे पास वो लिक्विड बन जाएगा, अगर उससे कम प्रेशर हुआ, इससे कम प्रेशर हुआ अगर, तो वो वेपर रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमम प्रेशर कौन सा होगा जिससे वो लिक्विड रह सकता है, वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर ही होगा। अगर प्रेशर इससे ज़्यादा बढ़ाया तो वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर इसे कम कर तो वो गैस बन जाएगा, तो इस वाले प्रेशर पे जो है वो लिक्विड रह सकता है, तो क्रिटिकल पॉइंट प्रेशर। A certain substance is known to exist in 4 phases. Which of the following is definitely not the phase diagram? कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो
तो देखो कैसे देखेंगे, हमें ये पता है कि मैक्सिमम जो है हमारे पास 3 फेज ही इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। अगर फोर्थ वाला फेज भी हमने इक्विलिब्रियम में रखा तो फिर वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये हमने देखा था, अलग से हमको स्पेसिफिकली बताया था क्लास में। इसमें जो ऑप्शन सी है जो हमने पास किया है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे चारों फेजेस मीट करें, चारों फेजेस है इक्विलिब्रियम में है, वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, इसलिए ऑप्शन सी। The number of phases, components and degrees of freedom when argon is added to an equilibrium mixture of NO, O2 and this। हमारे पास स्टार्टिंग में ये वाला इक्विलिब्रियम मिक्सचर था, इसमें आर्गन को ऐड कर दिया गया। ये सारी गैसेज हैं, है ना, पहले दिया हुआ कि सारी गैसेज हैं। आर्गन भी गैस होती है, मान लो इसको ऐड कर दिया गया इसमें, है ना। आर्गन भी क्या होती है, गैस होती है। क्या पूछा हुआ है हमसे, नंबर ऑफ फेजेस, तो फेज तो एक ही है। कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, -1 इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, C - P + 2 कितना हो गया, 5 - 1 इज 4। यानी कि हमारे पास फेजेस हैं 1, कंपोनेंट है 3, 1 3 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, द फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज sketched below. The number of degrees of freedom at points P1, P2 and P3 respectively are। ये तो हम वैसे ही देखते ही बता देंगे कैसे। जो एरिया होता है, एरिया में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। कर्व पे कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1। और ये ट्रिपल पॉइंट्स पे कितनी होती है, 0, है ना। तो बस देख लो, 2 1 0 लगाना है आपको। 2 1 0 कौन सा, ऑप्शन ए। 22 का ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द सॉलिड लिक्विड फेज डायग्राम फॉर द मैग्नीशियम जिंक सिस्टम is shown in the figure below where the vertical line at x this represents formation of a congruent melting compound this। यानी ये वाली लाइन की बात हो रही है। देखिए है Mg(Zn2). The figure is divided into 7 regions depending upon the physical state of the system. The composition of the region 6 represents 6 पे क्या होगा, देखो। और यहाँ पे Mg(Zn2), यहाँ पे क्या होगा, ये तो दिया हुआ मैग्नीशियम यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पे होगा दोनों सॉलिड Mg(Zn2) और साथ में सॉलिड मैग्नीशियम। ऑप्शन कौन सा है, डी, 2 फेज रीजन बिटवीन सॉलिड मैग्नीशियम एंड सॉलिड Mg(Zn2), ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैसेस H2, O2, वाटर एंड CO2। सारे गैसेस हैं, ठीक है। वेयर द अमाउंट ऑफ CO2 स्पेसिफाइड, अमाउंट स्पेसिफाई हुई है, कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट कर दिया गया है, कॉम्पोजिशन कांस्टेंट। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज नोन। यानी ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है C - P + 2। अब ये एक को कांस्टेंट कर दिया गया है, तो क्या करेंगे, -1, यानी फॉर्मूला हो गया C - P + 1। इतना ठीक है। अब निकालते हैं अपना बाकी। ये क्वेश्चन जो है ना 24th क्वेश्चन, ये पूछा गया था नेट जून 2013 में, नेट जून 2013 में। हमने निकाला फॉर्मूला तो लगेगा ये वाला C - P + 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम आगे ये देख सकते हैं कंपोनेंट्स कितने हैं, पहले निकालो कांस्टेंट कितने हैं, 1 2 3 4। सो 4 - 1 इक्विलिब्रियम कितना लगेगा, 3। कंपोनेंट आगे 3 अपने पास। तो फेजेस कितने, सारे ही गैस हैं तो फेज तो 1 ही है। तो अब निकालो कंपोनेंट 3 - 1 + 1 यानी कि 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा हुआ था, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25, ये पूछा गया था टिफर 2015 में, टिफर 2015 में। क्वेश्चन देखने में जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड पर आंसर बहुत इजी है। A pure substance can exist in several different phases A, B, C and so on. Its partial phase diagram is shown below. Okay. Which of the following is correct? देखो, the diagram is correct in all the respect। नहीं, करेक्ट नहीं है, एक पॉइंट पे गड़बड़ है। कौन सा पॉइंट है वो, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जो ABCD का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABCD रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेजेस को, तो यहाँ पे 4 फेजेस B, F, E और D है इक्विलिब्रियम, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, है ना। ये वाली जो साइड हर जगह सही नहीं है, हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी सही है, ये वाला। द करेक्ट द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन एनी फेज डायग्राम। ये वाला गामा वाला पॉइंट है, ये वाला, ये हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं। बाकी सारे सब कुछ पॉइंट ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, मतलब बाकी सारे पॉइंट गलत है, सिर्फ यही वाला ठीक है। द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज मोर देन 1 ट्रिपल पॉइंट। नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सल्फर में तो 3 ट्रिपल पॉइंट होते हैं, एक मेटल स्टेबल भी होता है।
अब फेज डायग्राम कैन नॉट हैव एन आइलैंड सच एज डी, ये भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में नहीं होने चाहिए वरना डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये एक ही सब्सटेंस की बात हो रही है, प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा गया था नेट दिसंबर 2015 में, नेट दिसंबर 2015 में The temperature dependence of the vapor pressure of a solid A can be represented by this, ये P है pressure, and that of a liquid A by log this, log P is equal to 8 minus 1400 by T. The temperature of the triple point of A is, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी वे में पूछा गया है। हमें पता है ट्रिपल पॉइंट होता है जिस पे सॉलिड, लिक्विड और अपना वेपर इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉलिड के प्रेशर की बात करी गई है ना, यहाँ पे सॉलिड का प्रेशर लिखा गया है। और एक हमारे पास ये कौन सा है, लॉग पी किसका है, ये वाला, ये अपना लिक्विड का है। तो वेपर की बात करेंगे थोड़ा सा घुमा फिरा के करिए, तुम ये बोल सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि आप सिर्फ इन दोनों की बात करें, तुम ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, लॉग पी इक्वेट कर देंगे क्योंकि तो प्रेशर तो सेम ही होता है ना। तो लिख सकते हैं 10 माइनस 1800 बाई टी इज इक्वल टू 8 माइनस 1400 बाई टी। ऐसे जब सॉल्व करेंगे टेम्परेचर कितना आएगा, 200 केल्विन। दूसरी तरफ जाओ कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज 2, इधर ले जाओ कितना आएगा 400 बाई टी, तो टी कितना जाएगा 400 बाई 2 विच इज 200 केल्विन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 27 ये गेट 2016 में पूछा गया है, गेट 2016 में पूछा गया है। ओके, द टेम्परेचर कॉम्पोजिशन फेज डायग्राम ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम मेड ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बिलो एट a temperature of 288 Kelvin and starting at point P, Y is added until the composition reaches S. Which of the statement is not true? Not true. ठीक है, तो देखते हो 1 by 1 करके। At P, the solid and liquid are present in almost equal proportion. यहाँ पे है ये, है ना। तो equal proportion मतलब क्या होता है, हमें पता है solid इस तरफ है और liquid इस तरफ है। इतने वाला अमाउंट हमारे पास liquid का होगा इस तरफ solid का होगा ये वाला, है ना। तो मतलब almost same कह सकते हैं इसको। बाकी देखते हैं At Q, the system is all liquid. हाँ, Q पे सारा liquid ही है ना, हमें पता है ना इसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ liquid ही होता है। At S, the system is more solid than liquid. हाँ, ये क्या हमको solid के पास है ना यहाँ पे, तो हमारे पास हाँ solid ज़्यादा है, ये वाली बात भी सही है। At R, the liquid is pure X. Point R ये जो liquid है वो X है, हो ही नहीं सकता liquid X, क्योंकि यहाँ पे क्या liquid में हमारे पास X और Y दोनों प्रेजेंट हैं। तो R पे क्या होगा हमारे पास, जो अपने पास ये वाला यहाँ पे जो भी पॉइंट है ये X मान लो या Y जो भी है ये, तो उसके साथ में सॉलिड Y है, साथ में इक्विलिब्रियम में से लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, लिक्विड में X और Y दोनों प्रेजेंट। तो ऑप्शन डी जो है वो पक्का गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 ये पूछा गया था नेट जून 2016 में, नेट जून 2016 में। ये क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा गया है, पूरा दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया गया है। फेज डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड इज शोन बिलो, द स्लोप्स ऑफ लाइन OA, OC, एक सेकंड, OA, AC एंड AB आर दिस एंड दिस। आपको स्लोप गिवन है। इफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड डेल्टा H ऑफ मेल्टिंग आर दिस, मेल्टिंग, डेल्टा H ऑफ मेल्टिंग आपको गिवन है। आपको बताना है चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। हमें ना एक ही चीज़ पता है, इसमें डेल्टा H भी आता है, चेंज इन वॉल्यूम भी आता है। कौन सा, क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H बाई T डेल्टा V। ये हमने देखा था, है ना। अब ना बात रही है मेल्टिंग की, ये डेल्टा H है हमारे पास मेल्टिंग, ये डेल्टा H फ्यूजन भी बोल सकते हैं इसको, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनता है ना। अगर आपके पास यहाँ पे डेल्टा H मेल्टिंग है तो स्लोप ये हमारे पास स्लोप होगा ना dP बाई dt, क्योंकि ये प्रेशर है टेम्परेचर है। तो dP बाई dt स्लोप क्या होता है, हम ऐसे देख सकते हैं कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, दूसरे डिवाइड बाई dx। तो y एक्सिस पे क्या है, प्रेशर है, तो dP हो गया, और x एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, तो dP हो गया, है कि स्लोप क्या है, dP बाई dt। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेल्टिंग की बात हो रही है, मेल्टिंग का मतलब सॉलिड यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, यहाँ पे वेपर होगा। हमें पता है ना ये वाला जो है इसमें क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड है, इक्विलिब्रियम में है, नहीं मेल्टिंग वाली बात क्यों हो रही है यहाँ पर। इधर समझ में आया कि मेल्टिंग ये वाली बात होगी।
तो मैं जो ए बी वाली जो स्लोप आपको गिवन है, जो ए बी की स्लोप कौन सी है 10 π/3, वो आपकी वैल्यू किसकी होगी dp/dt की। कितना क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट था। dp/dt की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 10 π/3, 10 π/3। और आपको दे रखा है डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 3 किलोजूल पर मोल, 3 किलोजूल पर मोल। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर है कितना 300 केल्विन। बस आगे क्या निकालना है, डेल्टा वी, सारी वैल्यूज हो गया, सिर्फ डेल्टा वी निकालना, निकाल। dp/dt कितना है 10 π/3 इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है 3 किलो जूल्स। अगर मैं इसको किलो जूल ही रहने दूं तो आंसर ना किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। 3 और टेम्परेचर कितना है अपने पास 300 केल्विन इनटू में डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, इसको करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू 3/300 और नीचे आ गया अपने पास 10 π/3 है ना। 1/10 क्या होता है, 1 बाई कोड मतलब 1/10 इज इक्वल टू कोड होता है ना, 1/10 थीटा इज इक्वल टू कोड थीटा होता है। तो इसको हमने लिख दिया 1 बाई में है ना, 1 बाई में 10 π/3, इसको लिख सकते हैं 3/300 कोड π/3। तो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना। क्या करना पड़ेगा, हमें इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ऑप्शन से मैच करवा पाएंगे। तो हमने जूल लिख दिया, अभी कैंसिल, ये हट गया, कितना बचा 10 है ना। तो आप इसको लिखो, ये 3000 होगा और ये होगा कितना बचा 10, यानी कि इसको 3000 कर दो, नीचे ये कर दो, कितना यहाँ से 10 कोड π/3। ठीक है, तो वैसे मैंने चेंज नहीं करा इसको किलो जूल में, बट आंसर ही मैच नहीं करा तो जूल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा देगा, ऑप्शन सी जो वो करेक्ट आंसर है 10 कोड π/3। ये क्वेश्चन काफी बड़े, इसमें स्टार लगाओ, स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज देखो, अगर माना है मेल्टिंग की जगह पे दे रखा होता सब्लिमेशन, तो कौन सी लेते स्लोप, सब्लिमेशन मतलब क्या, सॉलिड और वेपर। तो ये वाली जो स्लोप है, ये वाली, ये इस पे ना सॉलिड और वेपर, तो हम इसकी स्लोप लेते। फिर अगर बात होती है लिक्विड और वेपर की, तो फिर हम ये वाली स्लोप लेते लिक्विड और वेपर में। ठीक है, ये आपस में इक्विलिब्रियम में है, आपको इतना ध्यान रखना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। The vapor of a pure substance when cooled under a pressure less than its triple point pressure, तो क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। इससे कम वाले प्रेशर पे अगर आप एक वेपर को डायरेक्टली कूल करना शुरू करते होगा, डायरेक्टली वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ये पूछा गया था, 30th क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था, आई डोंट नो, बट ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एक बार। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर्स ऑफ सब्सटेंसेस ए बी सी एंड डी आर दिस एंड दिस, मतलब आपको सबके दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताएं द सब्सटेंस विच सब्लाइम्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब मान लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी होती है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 1 बार प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन, सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब बार में दिया तो 1 बार मान लिया हमने, है ना। तो इसको ड्रॉ करते पहले, ये ए है मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। ए के हमारे पास जो ए है उसका ट्रिपल पॉइंट है 0.2 बार, बी का है 0.5, इसका है 0.8 और ये है 1.2। अब ना ये बात करें स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी 1 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, लेकिन अपने पास 1 बार है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि 1 बार पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो ना हमें ये पता है कि ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसका 1.2 है ट्रिपल पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट में प्रेशर इतना होता है, तो अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, इसको मान लो हमने 1 बार कर दिया, प्रेशर कम करने से क्या होगा, प्रेशर जैसे कम होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास वेपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो देखो जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड बनता जाएगा, है ना। वेपर जो है वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड सॉलिड बनना शुरू होगा अगर आप प्रेशर बढ़ाना शुरू करोगे। तो अगर आप प्रेशर कम करोगे, अगर प्रेशर डिक्रीज करे तो इस तरफ मूव होगा, मतलब वेपर बनना स्टार्ट होगा, यानी हमारे पास क्या होगा, वेपर की तरफ जाना शुरू होगा। अगर हम बात करें इस वाले केस में, जैसे कि 0.8 है तो 0.8 है, इसमें तो 1 बार जो है वो ज़्यादा हो गया। इस वाले केस में मतलब यहाँ से प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज हो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिड की तरफ मूव करेगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम सॉलिड की तरफ मूव करेगा। हमें करवाना है सब्लाइम करवाना, सब्लाइम का मतलब होता है वेपर बनाना है हमें। तो वेपर कौन सा वाले केस में जल्दी बनेगा, वेपर हमारे पास बनेगा इस वाले केस जिसका हमारे पास 1.2 है, क्योंकि जब ये 1.2 से 1 पे आएगा 1 बार पे, तो बेसिकली कहाँ मूव कर रहा है, वो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने से इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, वेपर बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान ऐसे रखना है कि एक्चुअल में हमारे पास इक्विलिब्रियम ऐसे है, अगर प्रेशर बढ़ाया तो वो सॉलिड की तरफ शिफ्ट करेगा, प्रेशर कम किया तो वेपर की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। तो हमें वेपर की तरफ शिफ्ट करवाने सब्लाइम का ही पूछा हुआ है।
है, सब्लिमेशन नहीं करवाने, वेपर की तरफ शिफ्ट करवाना है तो प्रेशर वर्क करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम ही तो हो रहा है, 1.2 से इसका एक्चुअल में है, अब हम 1 की बात कर रहे हैं तो इसका इसलिए तो कम ही हो गया, बाकी सब ठीक है और बढ़ रहा है इसलिए कम हो, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर CPFR रिस्पेक्टिवली, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे है 3 - 2 = 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0 और फेजेस कितने जाएंगे 3, ठीक है तो 1 3 0 1 3 0 यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 31 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर अटेनेबल विद द फ्रीजिंग मिक्सचर इज, कौन सा होता है वो, क्या बोलते हैं उसको लोएस्ट वाले को, यूटेक्टिक टेम्परेचर। द मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्टिंग इन अ सिस्टम वुड बी, मिनिमम फेज 0 नहीं बोल सकते क्योंकि 0 फेज होगी तो फिर सिस्टम बचा ही नहीं कुछ भी, है ना, तो मिनिमम कितने हो सकते हैं 1। नेट 2017 में पूछा गया है a one component system with the associated phase diagram, see the figure, is not possible because, देखो इसको देखते ही समझ जाओ, इस वाले पॉइंट पे 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट घुमा फिरा के, आपको ध्यान रखनी है चीजें, एक तो 2 चीजें याद रखोगे, एक तो हमारे पास ये वाला पॉइंट कि हमारे पास 4 फेजेस इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन डी सा सही है। OB, OC एंड OD कैन नॉट को एग्जिस्ट गिवन OA, अगर हमारे पास OA पॉसिबल अगर है तो ये तीनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। बात वही कि एक वाले पॉइंट पे 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अ फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज, हम देखा था क्या, एक तो हम करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, एक करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, है ना, तो आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक। अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, del G by del T एट कांस्टेंट P हमने निकाला था और del G by del P एट कांस्टेंट T हमने निकाला था, तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक, ऑप्शन डी। ये 2017 में पूछा गया है M1 and M2 are the slopes dV by dt of a solid liquid equilibrium in the pressure temperature phase diagram of water and CO2। मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की आपको स्लोप दे रखी है। वाटर के केस में कितनी है, वाटर के केस में हमारे पास क्या है M1 और आपके पास इसके केस में क्या है M2। आपको बताना है अगर प्रेशर लेस देन 10 एटमॉस्फेयर है तो M1 और M2 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये पता है। वाटर के केस में क्या होता है, हमारे पास dP by dt नेगेटिव होता है ना, लेस देन 0, नेगेटिव मतलब क्या होता है, लेस देन 0, यानी M1 की वैल्यू लेस देन 0 होगी और CO2 में क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी कि M2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एकदम तो पॉजिटिव होगा वो, तो बस ये लो कौन सा ऑप्शन है ये, M1 लेस देन 0 M2 ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑप्शन डी 37 का ऑप्शन डी। जून 2018 में पूछा गया है इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हैज अ नेगेटिव स्लोप। हाँ वो तुम्हें पता है कि dV by dt जो होता है वो नेगेटिव होता है। द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू डिक्रीज इन, हमें ये पता है dP by dt होता है del H by T डेल्टा V। तो ये नेगेटिव होने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर बात करें हम सॉलिड लिक्विड की ना, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इस वाली केस में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, वाटर के केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव आ गई, यानी कि वॉल्यूम क्या हो रही है, बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है ना। स्टार्टिंग में सॉलिड था उसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी, अब क्या हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फेज इक्विलिब्रियम। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना ग्रुप थ्योरी वाला चैप्टर, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।